हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। एंड लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जी के सी, ठीक है, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्ड वन है हमारा रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम रिलेशन बिटवीन डेल जी के सी एंड क्यू सी, ठीक है। इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेल जी होता क्या है। सो डेल जी इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि जब हम यूजफुल वर्क करते हैं, ऑलरेडी हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें पढ़ी हैं। यूजफुल वर्क होता है दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। फॉर्मूला क्या है? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। डेल जी है गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, H होता है यहां पे एंथैल्पी एंड T इज टेम्परेचर और S इज एंट्रोपी, यानी कि रेंडमनेस के बारे में हम यहां पे बात करते हैं। अगर हमारा डेल S यानी कि चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, मतलब यहां पे क्या होता है, रैंडमली ये मूवमेंट हो रहा है, दिस इज, ये रैंडमनेस को बढ़ाता है और ये होगा स्पॉन्टेनियस, ठीक है, खुद ब खुद। वहीं अगर हमारा डेल जी नेगेटिव होता है तो ये भी कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, डेल एस पॉजिटिव मतलब रेंडमनेस इंक्रीज होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और डेल जी अगर नेगेटिव है तो यहां पे ये स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर यहां पे हमारा डेल जी पॉजिटिव हो जाता है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर क्या हो, हमारा डेल जी जीरो हो जाए, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी अगर जीरो है, मतलब रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्शन कहां पे आ चुकी है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, तभी हमारा डेल जी जो है वो कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आएगा? तो इक्विलिब्रियम पे हम रिएक्शन को किस तरीके से मेंशन करेंगे? ये हो जाएगा डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट, यानी कि सारी चीजें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होगी एंड स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे होगी, दैट इज 1 मोल, ठीक है। सो डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के और आर टी एल एन के सी, ठीक है। दैट इज रिएक्शन के सी यहां पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। केसी यहां पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम ये किसके लिए लिख रहे हैं? जब हमारी रिएक्शन कहां पे हो? इक्विलिब्रियम पे हो, तो एट इक्विलिब्रियम केसी जो है वो क्यूसी के बराबर ही तो होता है। कब? इक्विलिब्रियम पे, उसके अलावा और कहीं नहीं, ठीक। चलो अब यहां पे ये नोटिस करो जरा कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये कहां पे हो रही है? इक्विलिब्रियम पे हो रही है। और इक्विलिब्रियम पे डेल जी की वैल्यू कैसी होती है? जीरो होती है। सो इन दिस केस जीरो इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। तो ये हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। क्या हम इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं? यस। ये बताइए, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां पे? माइनस आर टी एल एन के सी। और वहीं अगर हमें एल एन की वैल्यू लिखनी पड़े, ठीक है, समझ में आ गया? वहीं अगर हमें एल एन की वैल्यू लिखनी पड़े तो हम क्या कर देंगे? एल एन नहीं, यहां पे नेचुरल लॉग के सी है,
ठीक है, नेचुरल लॉग केसी है। इसको अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या बनेगा, -2.303 आर टी लॉग बेस 10 केसी बन जाएगा ये। ठीक है, ये बन जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है इतना। यहां से हम डेल जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें लॉग केसी कैलकुलेट करना हुआ तब हम क्या करेंगे, लॉग 10 लॉग बेस में 10 केसी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा डेल जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, log kc is equal to माइनस डेल जी नॉट अपॉन 2.303 RT, यही फॉर्मूला बनेगा। इन दिस केस अगर हमारे डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, इफ डेल जी नॉट इज इक्वल टू, अगर हमारा यहां पे डेल जी नॉट नेगेटिव है तो ओवरऑल log kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 10 केसी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। मतलब रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। सो इन दिस केस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, यस। और अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसकी जगह हमने पॉजिटिव रखा, ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट मीन्स log 10 केसी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। रिएक्शन कैसे हो जाएगी, यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। log kc is negative means log kc is less than 0, that means spontaneous, I mean non spontaneous। log kc is more than 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, kc is greater than 0 and kc is smaller than 0। तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ में आ गया, क्लियर है इतना, यस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, ये इनके बीच का रिलेशन था जो भी हमने देखा। सारी चीजें क्योंकि इक्विलिब्रियम पे चल रही है तो यहां पे ऑलरेडी क्यूसी लिख लो चाहे केसी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पे क्यूसी लिखा हुआ देखोगे, ठीक है, कहां पे आप क्यूसी लिखा हुआ देखोगे, यहां पे आप क्यूसी लिखा हुआ देखोगे तो उसको केसी में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि सारी चीजें इक्विलिब्रियम पे ही हो रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, जिनके चेंज होने पे इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम में जो चेंज आता है उसकी वजह से पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम ही अफेक्ट होता है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड वन है चेंज इन प्रेशर। तो इन सब की वजह से बेसिकली इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया, इन सब की वजह से इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है, क्लियर है। सो इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर इज अफेक्टेड द इक्विलिब्रियम विल गेट अफेक्टेड। ठीक, इफ एनी ऑफ these factor affect equilibrium will get disturbed।
तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको किसकी हेल्प से समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ली चैटरलियर प्रिंसिपल। क्लियर है? सो वी विल स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ, we will study this with the help of ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ठीक है, किसकी हेल्प से हम ये करेंगे, ली चैटरलियर प्रिंसिपल की हेल्प से करेंगे। अब ली चैटरलियर प्रिंसिपल होता क्या है, तो देखो इतना कुछ टफ नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन का इसका आंसर है। समझो क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का इसका आंसर है, उसको हम समझेंगे। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, AA प्लस BB गिव C, AA प्लस BB गिव C। इसका अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, Kc इज इक्वल टू C की पावर C, यहाँ पे छोटा सी कर दो, अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। ये इसका हम क्या निकाल सकते हैं, ये इसका हो जाएगा Kc। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका Kc। इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट देन वी फाइंड, हम क्या देखेंगे यहां पे Qc। वेट, इसके लिए अगर हम Qc निकालें तो Qc क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे जब हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, Qc कहते हैं। ओके, समझ में आ गया है? क्लियर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पे लिख लो, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये Kc कब निकालेंगे, इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे। इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, if we increase the concentration of the product, then we will find QC। तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे QC मिलेगा, क्योंकि अब हमने क्या किया, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हमारा। प्रोडक्ट चेंज करेंगे, चाहे रिएक्टेंट हमने चेंज कर दिया, तो हमें अब नई वैल्यू मिलेगी एंड दैट न्यू वैल्यू इज दी QC। ठीक, तब वो नई वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, QC हो जाएगी। सो इन दैट केस QC इज इक्वल टू C की पावर C अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। ठीक है, समझ में आ गया इतना? क्लियर है? यहां पे हमने प्रोडक्ट को इंक्रीज किया है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, प्रोडक्ट बढ़ा है। इन दिस केस क्या हो जाएगा, QC इज ग्रेटर देन Kc। इन दिस केस QC इज ग्रेटर देन Kc, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, इफ QC इज ग्रेटर देन Kc तो रिएक्शन को वापस से बैकवर्ड रिएक्शन में जाना पड़ेगा। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन शुड गो, ठीक है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन हैव टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? If QC is greater than Kc, to maintain the equilibrium, हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन विल बी मूव इन फॉरवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड। ठीक है, रिएक्शन कहां पे मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करना शुरू कर देगी। समझ में आ गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करना शुरू कर देगी। दूसरा, अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब सोचो, ये एक पॉइंट था जिसमें हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कराया। सेकेंड क्या है, इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दे, Kc तो सिमिलर ही रहेगा, Kc पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फरक पड़ेगा, QC पे फर्क पड़ेगा।
तो इसका हम QC क्या लिख देंगे फिर, QC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C। अभी देखने में सिमिलर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज पुट नहीं है, बट अगर हम वैल्यू पुट करेंगे और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, सो इन दैट केस हमको पता चलेगा कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सो A की पावर A एंड B की पावर B। तो इन दिस केस अगर हमने रिएक्टेंट बढ़ाया, सो इन दिस केस KC इज स्मॉलर देन QC, यही होगा, उल्टा हो गया ना, KC बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमने रिएक्टेंट बढ़ाया और QC हमारा छोटा हो जाएगा। तो KC ये रहा, QC पीछे है, QC को KC तक जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमने लास्ट टाइम स्केल मैंने बताया था ना कि सेंटर पे आप KC को रख दो और इधर QC हो सकता है, इधर QC हो सकता है। सो इन दैट केस यू विल आइडेंटिफाई कि रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, so if KC is greater than QC, so in this case to maintain the equilibrium reaction will move in the forward direction. ठीक है, so to maintain the equilibrium reaction will move in forward, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगी। एंड दिस इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल, यही हमारा क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है, और इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल बोल सकते हो। ठीक है, अगर हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखने की बात कही जाए तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, वैसे बेसिकली यहां पे आप मेंशन कर सकते हो, एंड दिस इज चैटलियर प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल? ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है? क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल कि अगर रिएक्शन हो रही है, मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन रहा, छोड़ो, रिएक्टेंट से एक बार प्रोडक्ट बन गया, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन प्रोडक्ट, तो रिएक्शन क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में की तरफ मूव करेगा। एंड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट, तो टू बैलेंस द रिएक्शन प्रोडक्ट वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। एंड दिस इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, according to the Lee Chatterley principle, if any of the, ठीक है, according to the Lee Chatterley principle, if any of the factor affecting, if any of the factor affecting, ठीक है, KC और QC की बात कर लेते हैं हम, सिंपल सी बात है, इफ एनी ऑफ दिस फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, किसी की वजह से इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इफ एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, देन द रिएक्शन, तब रिएक्शन क्या करेगी, देन द रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन, देन रिएक्शन विल मूव इन direction to, then the reaction will move in direction to reduce the effect of change, ठीक है, reduce the effect of change, ठीक है, रिएक्टेंट ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट ज्यादा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, एंड विल अचीव द इक्विलिब्रियम, तब तक रिएक्शन कंटिन्यू में रखेंगे तब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता, ठीक है, एंड अचीव द इक्विलिब्रियम, ठीक है, और वो किसको अचीव करेंगे, इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगे,
क्लियर? तो सबसे पहला हम फैक्टर क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या चेंजेस आएंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो लेट्स राइट वन इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन लेके चलते हैं हम। क्या है इक्वेशन? ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। हमारे पास ये रिएक्शन है, इसका केसी मेंशन कर ले हम। केसी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। अब इनकी कुछ ना वैल्यूज फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इनका हम क्या करते हैं, कुछ एक वैल्यू क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ठीक। अपनी तरफ से आप कोई सी भी वैल्यू कंसीडर यहां पे कर सकते हो। अब यहां पे कुछ नहीं लिखा, 1 मेंशन करना है 1 मेंशन कर लो, 2 मेंशन करना है 2 मेंशन कर दो, जो आपका मन है आप उसको मेंशन कर दो, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यहां पे लिख लेते हैं A1 है, B2 है, ठीक है। और रुको, A को हमने यहां पे क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। C यहां पे 4 है और D यहां पे 1 है। इस तरीके से हम ले लेते हैं, ठीक। चलो कैसे निकाल लेते हैं इसके लिए। तो C की वैल्यू कितनी यहां पे 4 है, ठीक है। C की वैल्यू यहां पे कितनी है, यहां पे C की वैल्यू हमने 4 ले ली, ठीक है। C की वैल्यू हमने 4 ले ली। ये सब कैपिटल है, इसको स्मॉल नहीं करो, ये सारी की सारी चीज क्या है, कैपिटल है। A B C और D। और स्मॉल की अगर हम बात करें, स्मॉल A B C D, फिलहाल के लिए सबको 1 कर दो ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। 1 कर दिया तो 4 की पावर 1 है और D है हमारे यहाँ पे 1 की पावर 1। यहाँ पे A की वैल्यू है 3 की पावर 1 और B की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 1, ठीक। यहाँ पे बन रहा है 4/3 2 जा 6, ये बनेगा। और कट कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। कितना आ गया ये 2/3 और 3 6 जा 18, तो 0.6 समथिंग के आसपास इसकी वैल्यू आनी है, राइट। 0.6 के आसपास इसकी वैल्यू है, ठीक। ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। अब क्या करते हैं, एक के रिएक्टेंट को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टेंट ए को हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। रिएक्टेंट ए को हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही ए को हम इंक्रीज करेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ए, पहले ए हमारे पास 3 था, अब ए को कर दो 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा वो 4 ग्राम है। अब इस केस में क्या होगा, हम क्यूसी कैलकुलेट करेंगे। करो क्यूसी कैलकुलेट। क्यूसी इज इक्वल टू, ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नीचे फर्क पड़ेगा, हाँ। अब ये 4 हो गया है और यहां पे हमारे पास कितना था, 2 था। क्या आ गया, 4/8 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। केसी हमारे पास 0.6 था, क्यूसी हमारे पास 0.5 है। विच वन इज ग्रेटर, केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी। यहां पे क्या दिख रहा है हमको, केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी। व्हेन वी इंक्रीज द रिएक्टेंट, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट को हमने इंक्रीज किया है। व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, हमने यहां पे देखा कि केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, यही हो रहा है, केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी। तो अगर हम रिएक्शन किस तरफ जाएगी, ये बड़ा है ये छोटा है, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
So in this case, when we increase the concentration of reactant, the reaction will move in forward direction. अब एक काम करते हैं हम, एक बार हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के देखते हैं, फिर एक बार हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटा के देखेंगे और एक बार हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटा के देखेंगे. ठीक है, समझ में आ गया? या फिर रिएक्टेंट का ही कॉन्सेंट्रेशन घटा के देख लेते. पहले एक बार हम रिएक्टेंट बढ़ाया, अब रिएक्टेंट हम कम कर देंगे. क्लियर? चलो, रिएक्टेंट बी को डिक्रीज करते हैं. अब किसी को भी इंक्रीज कर लो, रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट ही है, उसकी वजह से फर्क पड़ेगा, चाहे ए को कर लो चाहे बी को कर लो. ठीक है, नाउ दूसरा पॉइंट है हमारा रिएक्टेंट बी को हम यहां पे डिक्रीज कर रहे हैं. बी पहले कैसा था हमारे पास? बी हमारे पास 2 था, अब इसको क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं. चलो, बी जो है हमारे पास ये हो जाएगा 1 ग्राम. ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 ग्राम हो जाएगा. केसी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. क्यूसी में फर्क पड़ेगा. सो क्यूसी इज इक्वल टू, आई थिंक यहां पे था हमारे पास 4 और यहां पे 1 था, यहां पे 3 है और यहां पे अब 1 हो जाएगा. तो ये बनेगा 4/3. ठीक है, कितना बन गया? 4/3. तो 1.3 इसका आंसर आ जाएगा. 1.3 इसका आंसर आएगा, लगभग यही होगा. अब देखो इस केस में क्या हो रहा है? QC इज ग्रेटर देन KC. QC इज ग्रेटर देन KC. QC ज्यादा है, सो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. यही होगा. सो इन दिस केस रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. क्या असर पड़ा, क्या फर्क पड़ा इक्विलिब्रियम पे? ये आप लोगों ने नोटिस किया. रिएक्टेंट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्टेंट अगर हम डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, अब एक प्रोडक्ट के साथ हम ये वाली कहानी करते हैं. प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होगा? प्रोडक्ट सी को इंक्रीज कर दें अगर हम, चलो डी को इंक्रीज करते हैं, डी बेचारा छोटा सा है ना, डी को हम यहाँ पे क्या करें? इंक्रीज कर रहे हैं. तो डी पहले कितना था? 1 था आई थिंक. अब हमने डी को क्या कर दिया? 2 कर दिया. डी को हमने कर दिया 2 ग्राम. तब क्या असर पड़ेगा? QC इज इक्वल टू 4 2 3 और वेट यहां पे, हाँ, और यहां पे ये कितना रहेगा? 3 है और एक हमारे पास 2 है. ये हो जाएगा 8/6. क्या हो जाएगा? 8/6, यानी कि 4/3 फिर से, और ये बन गया हमारा 1.3 विच इज अगेन ग्रेटर देन KC. तो यहां पे क्या है? QC इज ग्रेटर देन KC. दैट मीन्स रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. मतलब अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो आप सबको पता है, देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, मतलब अकॉर्डिंग टू द ली चैटल प्रिंसिपल अगर हमें रिएक्शन को मेंटेन करना है तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट. सो टू मेंटेन द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यही बात तो कह रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. बट व्हाट विल हैपन इफ वी डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट? चलो, अगर हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, ये 4th पॉइंट है हमारा. प्रोडक्ट सी को हमने क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया. पहले सी हमारे पास 4 था, अब हम उसको 3 कर दे रहे हैं, तो सी आ जाएगा यहाँ पे 3 ग्राम. सो अकॉर्डिंग टू दिस QC क्या होगा? 3/1 यहां पे था हमारे पास 2 और 3. बी और सी कितना था? 2 और 3. ए और बी. तो ये हो जाएगा हमारा 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5. सो KC इज ग्रेटर देन QC इन दिस केस, क्योंकि KC तो हमारा 0.6 था और यहाँ पे QC आया है 0.5. मीन्स क्या होगा? यहाँ पे रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट कम है,
रिएक्टेंट नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट कम है, सो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन, कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो ये चार हमने कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज किए, एक बार कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज की, एक बार रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दी, एक बार प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की, और एक बार हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। और इन चारों केस में हमने क्या देखा कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से अफेक्ट होगा और टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारी बुक में ना एक ग्राफ दिया गया है किसका, H2 प्लस I2 गिव 2HI का। तो एक बार ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो ग्राफ बनेगा। ठीक, सो H2I2 इक्विलिब्रियम 2HI। ठीक है, यहाँ पे ये भी हमारा गैसियस फेज ही होगा बेसिकली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका अगर हम QC निकालें तो QC इज इक्वल टू HI की पावर 2 अपॉन H2 एंड I2, ये हमारा QC हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये चारों प्रोसीजर यहाँ पे हम लगाएंगे। एक बार रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, एक बार प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, एक बार प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक, और फिर हम रिएक्शन को देखेंगे। तो यहां पे क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ बनेगा। क्या था, तो इनिशियली जब हमने कुछ भी नहीं किया था तो सबके लिए वैल्यू क्या होगी, सिर्फ हम इसका केसी निकालेंगे एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास H2 है। ठीक है, यहां पे हमारे पास I2 है और ये बन जाएगा हमारा 2HI। प्रोडक्ट को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, ये सिंपल यहां पे ये आया, यहां पे ये आया और यहां पे ये आया। किस केस में, जब हमारा इक्विलिब्रियम था। अब जैसे ही इसमें हम चेंज करेंगे तो इसका ग्राफ में भी चेंज आ जाएगा। ये थोड़ा सा पहले बढ़ा, ठीक है, और फिर ये बढ़ेगा और धीरे धीरे कम होगा वेट। फिर इसने क्या किया, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। ऐसे ही ये है, नीचे जाएगा फिर और एक पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम ये भी अटेंड कर लेगा एंड ये HI का है। तो बीच में डिफ्लेक्शन हुआ, क्यों डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि QC आया था। और QC आने के बाद हमें पता है कि बाद में पता चली जाता है जब हम कंपेयर करते हैं QC और KC को, तो एक पॉइंट आता है जहां पे वो फिर से रिएक्शन खुद को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर लेता है। तो पहले ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब जैसे ही डिफ्लेक्शन आया तो अब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया टाइम के साथ। तो ये इसका रिएक्शन बनता है, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। ठीक है, तो हर रिएक्शन खुद को एक वक्त पे इक्विलिब्रियम पे लेकर आ जाता है। समझ में आ गया? नाउ तो ये थी पूरी कहानी कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से किस तरीके से इक्विलिब्रियम पे चेंज आएगा, वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। क्लियर है? स्टार्ट करें। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से किस तरीके से इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम लेके चलते हैं। ठीक, इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम यहां पे क्या होगा, ए अगर हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, बी से रिएक्ट कर रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में है,
और यहाँ पे बनेगा C जो कि गैशियस फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन हम सॉलिड और लिक्विड को निग्लेक्ट कर देते हैं। देयर विल बी अ क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन दिस सोल्यूशन। ठीक है, सो देयर विल बी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, है ना, इफेक्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो हम यहाँ पे सिर्फ गैशियस को कंसीडर करेंगे। सो फॉर दिस क्यूसी विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। हम यहाँ पे बी को कंसीडर नहीं करेंगे। बट इन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे सेम फेज में ही है, तो सबको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है। बट इन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया होमोजीनियस इक्विलिब्रिया ए भी गैस है, बी भी गैस है, क्योंकि सारा ये इक्विलिब्रियम है, सी भी गैस है, प्लस यहाँ पे डी भी गैस है, सारी चीजें ही यहाँ पे गैस हो जाएंगी। ठीक, चलो एक रिएक्शन ले ले हम यहाँ पे प्रॉपर सा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन कर दे, हम किसका फॉर्मेशन कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं H2 के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक CO2 बन जाएगा और एक H2O बन जाएगा। नहीं, CO2 तो पहले से बना हुआ है, यहाँ पे बन जाएगा CH4। ठीक है, पहला बनेगा यहाँ पे CH4 और दूसरा बनेगा यहाँ पे H2O। तो CH4 रिएक्शन को बैलेंस करें 4 5 6 यानी कि 3, और ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारा 2 ही ऑक्सीजन होना चाहिए, CO2 है तो 4 4 8। क्या रिएक्शन ये बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4H2। नाउ आई थिंक दिस रिएक्शन इज बैलेंस। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, CO2 प्लस 4H2 गिव CH4 प्लस 2H2। ठीक, ये सारी जो रिएक्शन है ना हम 1 लीटर के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, विद इन अ 1 लीटर। अब होगा क्या, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन फॉर दिस, कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर। और गैसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीटर की जगह हम वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, तो मोल्स पर वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे मोल्स पर लीटर या फिर मोल्स पर वॉल्यूम। अब सबका हम जरा कॉन्सेंट्रेशन देख लें। H2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल कितना है, 4 मोल है 1 लीटर में। ठीक है, H2 का जो यहाँ पे मोल है 4 मोल है 1 लीटर में। ठीक, और कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाया गया आई थिंक। ठीक है, किससे मिलके बनाया गया ये, कार्बन मोनोऑक्साइड से। यस, रिएक्शन को ठीक से लिख लेते हैं हम, कुछ तो गड़बड़ इधर, कार्बन मोनोऑक्साइड कर लो इसको, फिर तो रिएक्शन ही पूरी गड़बड़ हो जाएगी। H और यहाँ पे लिख लो H2 और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3/1 कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये हो गया हमारा 3/1। फिर अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, किसकी बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल्स है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मोल है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1। फिर बात करते हैं हम CH4 की, तो CH4 भी कितना ही हो जाएगा, यस, CH4 भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1। और अब बात करो वाटर की, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1/1। ठीक है, अब इसको क्या करो, इस पे प्रेशर इंक्रीज कर दो। मान लो कि हमारे पास ये एक ऐसा बीकर है और इसमें गैस फिल है। अगर हमने इसको पिस्टन से प्रेशराइज किया, इस पे हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं
तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लो कि हमने इसको इतना प्रेशराइज किया कि इसका वॉल्यूम 1 से लेकर 0.5 तक हो गया, ठीक है। यहां पे क्या होगा, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो मान के चलो कि अब हमारा जो वॉल्यूम है वो 0.5 हो गया, ठीक है। अब हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो 3/0.5 CO का हो जाएगा 1/0.5, CH4 का है 1/0.5 एंड H2O की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 1/0.5। सब में चेंजेस आ गए, सब में चेंजेस आ गए। इसके लिए केसी निकालो और जब चेंज हुआ है तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, क्यूसी निकालना है, ठीक है। केसी और क्यूसी दोनों निकाल के देख लें हम, यस और नो। केसी और क्यूसी निकाल के देखो। सबसे पहले हम केसी निकाल लेते हैं। केसी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में था हमारा, क्या क्या चीजें थी भाई, 1 और 1, 3 और 1, ठीक है। 1 और 1 और 3 और 1, 1 1 3 और 1। किसी की कोई पावर थी क्या, H2 की पावर, किसी की कोई पावर होगी। देखो यहां पे तो 1 1 है, H2 जो है हमारे पास वो 3 है, ठीक है। H2 जो है हमारे पास वो कितना है, वो 3 है। सो इसको 3 कर दो, ठीक। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहां से जो हमें केसी मिला दैट इज 1/27। अब क्यूसी निकालो। दूसरा क्या निकालेंगे हम इसके लिए, क्यूसी निकालेंगे कि क्यूसी में क्या चेंज आया है। चलो क्यूसी देखें। 0.5 का मतलब 1/2 है, ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि H2 हमारा 6 है, ये हमारा 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। समझ में आ गया, सारी चीजें कितनी कितनी हो जाएगी, 2 2 2 हो जाएगी। तो 2 2 2 और 3, 2 2 और यहां पे है हमारी 6 की पावर 3 और यहां पे 2 ही रहेगा। देखो 2 2 2 और वहां पे 6 है, ठीक। 2 से 2 चला गया और ये 2/218 बचेगा आई थिंक, है ना। 6 6 36 36 6 218, राइट, इतना ही बचेगा। और अगर ऐसे भी नहीं ही करना है तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 जो कि 3, ठीक है। और 6 6 या 36 और 36 × 3 108, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। अब देखो केसी की जो वैल्यू है वो 1/27 है एंड क्यूसी की जो वैल्यू है वो 108 है। तो विच वन इज ग्रेटर, यहाँ पे किसकी वैल्यू देखो, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, न्यूमरेटर यहाँ पे दोनों का सेम है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। दैट मीन्स हियर केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि केसी जो है वो ग्रेटर देन है क्यूसी के, ठीक है। Kc is greater than Qc. That means reaction will move in forward direction or reaction will move in backward direction. Reaction किस direction में जाएगी? Yes, reaction किस direction में जाएगी? Kc बड़ा है मतलब reaction will move in forward direction. Reaction will move in forward direction. Reaction किस direction में जाएगी? Reaction forward direction में जाएगी. तो ये कब हुआ? जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। अगर प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है? कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया एंड प्रेशर हो गया, ठीक है। अब एक बार हम इनर्ट गैस का देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, ठीक। इफेक्ट ऑफ
इनर्ट गैस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब देखो इनर्ट गैस का रिएक्शन अगर करा दें हम, हमारे पास एक आर्गन है गैसियस फॉर्म में प्लस ए है और हमको यहां से पी मिल रहा है, ठीक है। आर्गन हमको पता है कि कैसा गैस है, एक इनर्ट गैस है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? यस, फटाफट से बताएंगे, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? आर्गन ना ही तो ए के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना ही वो पी के साथ रिएक्ट कर रहा है। आर्गन इज नीदर reacting with A nor with P, ना ही तो वो A के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना ही वो P के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आर्गन के होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑफ आइडियल गैस, मीन्स नो इफेक्ट ऑफ आइडियल गैस। यहां पे आइडियल गैस का कोई इफेक्ट नो, ओहो आइडियल गैस नहीं, इनर्ट गैस, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। यहां पे इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, ये हमने लिखा था ना। नेक्स्ट रहेगा हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? सो टेम्परेचर की वजह से तो बहुत फर्क पड़ेगा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट ही चेंज हो सकता है। एंड अगर हम चाहें कि हम रिएक्शन को देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा जल्दी हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो रिएक्शन हो सकता है कि फास्ट हो जाए। अगर टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो रिएक्शन हो सकता है कि स्लो हो जाए, है ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, विल अफेक्ट थ्रू टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन क्या वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर पाएगा? क्या वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर पाएगा, केसी को अफेक्ट कर पाएगा? यस, हाँ ऑफ कोर्स कर पाएगा। टेम्परेचर चेंज अफेक्ट केसी, ठीक है, पर वो क्यूसी को चेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ केसी को चेंज कर पाएगा, क्योंकि केसी इज क्यूसी इज नॉट इक्विलिब्रियम, केसी इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आ गया। तो टेम्परेचर चेंज अफेक्ट दी केसी बट नॉट क्यूसी, ठीक है। टेम्परेचर चेंज जो है वो केसी को अफेक्ट करेगा पर क्यूसी को अफेक्ट नहीं करेगा। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इफ वी हैव अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एंथैल्पी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर तो केसी इस केस में डिक्रीज हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन केसी जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वही एंडोथर्मिक के बारे में हम बात करें, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है। सो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर केसी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर केसी जो होगा यहां पे वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर केसी विल डिक्रीज, है ना, एंड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर केसी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो टेम्परेचर का तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में फर्क पड़ता है, राइट। नाउ द लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बेसिकली कैटलिस्ट क्या है? विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन को जल्दी भी कर सकता है, वो रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है। ये हमने लिया और यहां पे बन गया हमारा 2HI। अब अगर H2 प्लस I2 रिएक्ट हो रहे हैं तो इनको एक बाउंड्री को ब्रेक करना पड़ेगा, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी को पार नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड उसी एक्टिवेशन एनर्जी को देखो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इनको ये बैरियर पार करना पड़ता है,
ठीक है, इनको ये बैरियर पार करना पड़ता है, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब अगर इसमें हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो ये रिएक्शन इतना ऊपर जाने के बजाय ये रिएक्शन यहीं पे जाएगी और बिल्कुल टाइम कम लगेगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इतना टाइम हमारे पास बच गया क्या ऐड करने से, कैटलिस्ट ऐड करने से। लेकिन इक्विलिब्रियम अभी भी उसी पॉइंट पे आएगा। इक्विलिब्रियम का यहाँ पे वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है बट वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता, वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो catalyst can change only the rate of reaction but it cannot alter the equilibrium. Catalyst can change the rate of reaction. Catalyst rate of reaction को तो change कर सकता है कि reaction जल्दी होगी कि reaction देर में होगी, but it cannot change equilibrium. Hence there is no effect of catalyst in equilibrium. हम यहां पे लिख सकते हैं no effect of catalyst in equilibrium. ठीक है, इक्विलिब्रियम का कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसी के साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है खत्म। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।